नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर लक्ष्य सीरीज। दोस्तों, लक्ष्य सीरीज में आज बारी है एनवायरनमेंट की पीटी 365 की। और इस वीडियो में दोस्तों हम मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर चर्चा करेंगे। पहली होगी हमारी स्टॉकहोम कन्वेंशन, दूसरा रॉटरडैम कन्वेंशन और बात करेंगे साथ ही कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक और रिपोर्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूजफुल वीडियो है। आप लोग इसमें अंत तक बने रहेंगे तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक। वहां पर डेली बेसिस पे द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं वो शेयर किए जाते हैं और आप लोग चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और लाभान्वित होइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन। और दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, तभी आपको चीजें समझ आएंगी और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है। देखते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन की दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर एक समीक्षा की 18वीं बैठक का आयोजन किया गया है। जो दीर्घ काल तक स्थायी कार्बनिक प्रदूषक होते हैं उन पर एक कन्वेंशन है रॉटरडैम कन्वेंशन, यानी कि जो प्रदूषक ऐसे होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो आसानी से पर्यावरण में विनष्ट नहीं होते हैं, उन प्रदूषकों पर एक कन्वेंशन है स्टॉकहोम कन्वेंशन। उसी की 18वीं बैठक हुई है, समीक्षा समिति की बैठक है। अब बैठक के निष्कर्षों पर बात करें तो समिति ने विचारणीय 5 रसायनों में से 4 की समीक्षा की है। अब ये 5 रसायन कौन कौन से हैं देख लेंगे। इंपॉर्टेंट होंगे पांचों रसायन, क्योंकि इनमें से नाम जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 5 रसायनों में कौन कौन से हैं? पहला है डिक्लोरेन प्लस, ज्वालामंदक और अल्ट्रावायलेट 328, जिसको स्टेबलाइजर भी बोलते हैं। अगला मीडियम चेन क्लोरीनेटेड पैराफिन्स है, जिसको ज्वालामंदक भी बोलते हैं। और चौथा है लॉन्ग चेन परफ्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और पांचवा है क्लोरोपाइरीफोस, ये एक कीटनाशक है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 जो है रसायनों का नाम आप याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। एक बार रिवीजन करेंगे पांचों रसायनों का नाम। डिक्लोरेन प्लस, अल्ट्रावायलेट 328, जिसको स्टेबलाइजर भी बोलते हैं। तीसरा है मीडियम चेन क्लोरीनेटेड पैराफिन्स। चौथा है लॉन्ग चेन परफ्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और पांचवा है क्लोरोपाइरीफोस। ठीक है, ये पांचों रसायन का नाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। साइड में बॉक्स के अंदर दी हुई कुछ शब्दावली पर बात कर लेते हैं। शब्दावलियां हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो शब्दावलियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पॉप्स पर है, जो दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषक होते हैं उस पर। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट यानी कि पॉप्स पर बात करेंगे तो ये रासायनिक पदार्थ हैं जो क्या होते हैं कि लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, यानी कि विनष्ट नहीं होते, बायोडिग्रेड नहीं होते, निम्नीकृत नहीं होते। दूसरा, इनकी विशेषता होती है कि सजीवों में जैव संचित होते रहते हैं, क्योंकि ये सजीवों में एक खाद्य श्रृंखला से दूसरी खाद्य श्रृंखला में बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तीसरी इनकी विशेषता होती है कि मानव स्वास्थ्य पर ये बहुत खतरनाक प्रभाव डालते हैं और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल असर डालते हैं। चौथी बात करें तो ये स्रोत से काफी दूर तक यात्रा कर सकते हैं और पर्यावरणीय प्रभाव को उत्पन्न करते हैं, यानी कि ये जहां उत्पन्न होते हैं उससे काफी दूर तक इनका गमन पथ होता है, यानी कि ये काफी दूर तक विचरित हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे स्टॉकहोम अभिसमय की, यानी कि स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में थोड़ी सी ट्रेडिशनल नॉलेज, जो परंपरागत जानकारी है वो कर लेंगे तो काफी अच्छा होगा। ये बहुत यूजफुल होता है क्योंकि ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। स्टॉकहोम, रॉटरडैम, ये सब बहुत सारे जो कन्वेंशंस हैं वो एग्जाम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे जाते हैं। तो स्टॉकहोम अभिसमय जो है इसकी उत्पत्ति देखेंगे कि ये आखिर है क्या। तो दोस्तों, एक वैश्विक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। ठीक है, ये बाध्य है, जो देश इसके सदस्य हैं उसको लागू करने के लिए बाध्य हैं, तो ये बाध्यकारी संधि है। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है कि स्टॉकहोम अभिसमय जो है वो बाध्यकारी है या नहीं। और इसे 2001 में स्वीडन के स्टॉकहोम में पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त प्रतिनिधियों के सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था और इसे अपनाया गया था और यह 2004 से लागू है। तो यह मुख्य रूप से आप लोगों को 3-4 बातें इसमें याद रखनी है। एक तो स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है वह बाध्यकारी संधि है। 2001 में स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहां पर पूर्ण अधिकार प्राप्त जो प्रतिनिधि हैं उनका एक सम्मेलन हुआ, वहीं पर हस्ताक्षरित किया गया स्टॉकहोम कन्वेंशन और 2004 में
इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब स्टॉकहोम कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है? जो पॉप्स होते हैं, जो ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो जल्दी बायोडिग्रेड नहीं होते, पर्यावरण में हमेशा बने रहते हैं, उसको हम पॉप्स कहते हैं। तो पॉप्स जो है वह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना इसका इस कन्वेंशन का एक उद्देश्य है। जो कणकीय प्रदूषण है उससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना स्टॉकहोम कन्वेंशन का उद्देश्य है। स्टॉकहोम कन्वेंशन के सदस्यों की बात करें तो इसमें 186 पक्षकार हैं, 185 देश और एक है यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ लगभग 28 देशों का समूह है जो साझा रूप से मुद्रा वगैरह और फ्लैग शेयर करते हैं। तो 185 देश और यूरोपीय संघ इसके सदस्य हैं। तो कुल मिला के सदस्यों की संख्या 186 हो जाती है। दोस्तों, अपना देश भारत भी स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है उसका अभिपुष्टि 2006 में कर चुका है। तो भारत भी स्टॉकहोम कन्वेंशन का एक सदस्य राष्ट्र है। इसकी अभिपुष्टि नहीं करने वाले महत्वपूर्ण देशों में अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और मलेशिया। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 3 महत्वपूर्ण जो देश है अमेरिका, इजराइल और मलेशिया अभी तक स्टॉकहोम कन्वेंशन के मेंबर नहीं है। ठीक है, इतना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल बॉडी है तो इसके बारे में क्वेश्चंस बनने की संभावना ज्यादा है। भारत इसका पक्षकार देश है, ये चीज जरूर याद रखना। 186 पक्षकार हैं और यह जो है कणकीय प्रदूषकों और मानव स्वास्थ्य कणकीय प्रदूषणों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना इसका उद्देश्य है, बाध्यकारी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों पर चर्चा करते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन से रिलेटेड। दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं उनमें पर्यावरण मंत्रालय और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 2018 में कणकीय प्रदूषकों के नियमों के विनियमन को अधिसूचित किया गया है। तो पर्यावरण मंत्रालय जो है वह भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 है उसके तहत 2018 में कणकीय प्रदूषणों से संबंधित जो नियम है उसको बनाया गया है। ठीक है, लक्षित रसायनों का अभिसमय के अनुलग्नकों में सूचीबद्ध किया गया है। तो लक्षित जो रसायन है जो रॉटरडैम कन्वेंशन के तहत जिन पर काम किया जाना है उनको सूचीबद्ध किया गया है भारत सरकार द्वारा, यानी कि इस पे काम किया गया है। अब दोस्तों, स्टॉकहोम अभिसमय के अनुलग्नक कौन कौन से हैं उसको देख लेंगे। तो रसायनों का वर्गीकरण करेंगे। पहले में सूचीबद्ध रसायनों के संबंध में पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले उपाय शामिल हैं। अनुलग्नक 1 के अंदर उन्मूलन है, इसमें उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना है, यानी कि जो कणकीय प्रदूषण है उनके उत्पादन और उपयोग को समाप्त करने पर बात की गई है। और साथ ही विशिष्ट छूट केवल उनके लिए पंजीकृत पक्षकारों के हेतु उपलब्ध होगी। और अनुलग्नक 2 में बी में प्रतिबंध लगाया गया है, किसी भी लागू स्वीकार्य उद्देश्यों और या विशिष्ट छूट के आलोक में उत्पादन एवं उपयोग को प्रतिबंधित करना है। ठीक है, और अनुलग्नक सी के अंदर अनजाने में उत्पादन पर बात की गई है, इसको प्रोहिबिटेड किया गया है। निरंतर न्यूनीकरण के लक्ष्य के साथ अनजाने में होने वाले उत्पादन को कम करना और जहां संभव हो अंततः इसको समाप्त करने पर बात की गई है। तो दोस्तों, इतना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए हम बात करेंगे रॉटरडैम कन्वेंशन की। तो देखेंगे कि रॉटरडैम कन्वेंशन में क्या खास है। दोस्तों, बात करेंगे रॉटरडैम कन्वेंशन की। तो रॉटरडैम कन्वेंशन सुर्खियों में क्यों रहा, देख लेते हैं। 2 खतरनाक कीटनाशकों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पूर्व सूचित सहमति की अनुशंसा की गई है। अन्य संबंधित तथ्य इसमें देखेंगे कि रसायन समीक्षा जो समिति है उसने इप्रियोडीन और टर्बोफोस नामक 2 खतरनाक कीटनाशकों के लिए सिफारिश की थी। तो ये 2 खतरनाक जो कीटनाशक हैं उनका नाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो स्टॉकहोम कन्वेंशन था उसमें 5 रसायन थे और इसमें 2 रसायन जो है रसायन समीक्षा समिति ने सिफारिश की है। और 2 रसायन कौन कौन से हैं, इप्रियोडीन और टर्बोफोस। ठीक है, तो ये 2 रसायन का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इप्रिडियोन जो है वह लताओं, फलों, वृक्षों और सब्जियों पर उपयोग किए जाने वाले कवकनाशी, इसे कैंसर कारक और पुनरुत्पादक के लिए विषाक्त के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, और टर्बोफोस की बात करें तो यह मृदा कीटनाशक है। इसमें आमतौर पर ज्वार, मक्का, चुकंदर, आलू पर इस्तेमाल किया जाता है टर्बोफोस को। ठीक है, और अपनी विषाक्तता के कारण टर्बोफोस जलीय जीवों के लिए खतरनाक माना जाता है। तो टर्बोफोस जो है वह जलीय जो जीव होते हैं उनके लिए खतरनाक माना जाता है। तो कोशिश की जाती है कि यह रसायन किसी भी तरह से पानी में न पहुंचे। और 2015 में इसके लिए अनुपम वर्मा समिति की
रिपोर्ट के माध्यम से भारत में इन रसायनों के उपयोग की अनुमति दी गई थी। तो 2015 में बनाई गई थी अनुपम वर्मा समिति। उस समिति ने रिपोर्ट दिया था जिसके माध्यम से ही भारत में टर्बोफोस और इप्रिडियोन जो रसायन है उसके उपयोग की अनुमति दी गई थी। तो दोस्तों बॉक्स की बात करें तो बॉक्स में शब्दावली है और देख लेते हैं ये कौन सी शब्दावली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मुख्य रूप से बात की गई है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की। तो देख लेते हैं कि ये क्या है आखिर। तो दोस्तों रॉटरडैम कन्वेंशन का एक प्रावधान है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है। यह प्रक्रिया खतरनाक रसायनों के भावी शिपमेंट की प्राप्ति के इच्छुक जो आयातक पक्षकार हैं उनके निर्णयों की औपचारिक प्राप्ति व प्रसार के लिए एक तंत्र का काम करती है। इसके तहत कन्वेंशन के अनुबंध 3 में सूचीबद्ध खतरनाक रसायनों और निर्यातक पक्षकारों द्वारा इन निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। तो प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। दोस्तों रॉटरडैम कन्वेंशन के ट्रेडिशनल पार्ट की बात करें तो परंपरागत रूप से रॉटरडैम कन्वेंशन को देख लेते हैं क्योंकि अभी तक हमने करंट डिस्कस किया। अब इसकी रॉटरडैम कन्वेंशन की उत्पत्ति पर बात करेंगे। तो दोस्तों रॉटरडैम कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसे 1998 में रॉटरडैम में प्लेनिपोटेंशियरीज के सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था और 2004 में इसे लागू किया गया था। तो इस संधि को 1998 में रॉटरडैम में एक सम्मेलन होता है, ठीक है। इस सम्मेलन के अंतर्गत इसको अपनाया गया और यह संधि 2004 से लागू है। दोस्तों रॉटरडैम कन्वेंशन के उद्देश्यों की बात करें तो इसमें खतरनाक रसायनों में व्यापार के संबंध में देशों द्वारा सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। तो जो खतरनाक रसायन है उनके व्यापार को ये विनियमित करता है। तो खतरनाक रसायन जो होते हैं उनके व्यापार पर यह प्रतिबंध लगाता है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो 72 हस्ताक्षर करता है और भारत सहित इसमें 165 पक्षकार देश शामिल है। तो याद रखना है आपको रॉटरडैम कन्वेंशन का भी मेंबर है भारत, ठीक है। अब महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं रॉटरडैम कन्वेंशन की। तो इसमें वैसे कीटनाशकों और औद्योगिक रसायनों को शामिल किया गया है जिनके उपयोग को पक्षकारों ने स्वास्थ्य या पर्यावरणीय कारणों से प्रतिबंधित या सख्ती से सीमित किया गया है। तो इस कन्वेंशन के अंतर्गत कीटनाशकों और औद्योगिक रसायनों में जो शामिल किए जाते हैं कीटनाशक उनको प्रतिबंधित या सख्ती से विनियमित करने की बात की गई है जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा है। साथ ही दोस्तों कन्वेंशन के तहत पीआईसी प्रक्रिया के कार्यान्वयन को कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व बनाया गया है और संभावित खतरनाक रसायनों की एक बहुत व्यापक श्रेणी के लिए पक्षकारों के बीच सूचना विनिमय किया जाता है। जो 165 जो पक्षकार देश हैं उनके बीच जो है आपसी सहमति के आधार पर खतरनाक रसायनों की एक व्यापक श्रेणी है, उसके उन श्रेणी से संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं उनका आदान प्रदान किया जाता है। साथ ही दोस्तों सीआरसी जो होता है उसके रॉटरडैम कन्वेंशन की एक सहायक संस्था होती है सीआरसी और इसे कन्वेंशन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार रसायनों और कीटनाशकों के निर्माण की समीक्षा के लिए स्थापित किया गया। तो दोस्तों रॉटरडैम कन्वेंशन से जुड़ी इतनी जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको इंपॉर्टेंट सेक्शन में डाल दे रहा हूं। इसको आप लोग जरूर देखना, मल्टीपल टाइम देखना, तभी चीजें समझ आएंगी, ठीक है। तो ये रॉटरडैम कन्वेंशन जो होता है वह स्टॉकहोम की तरह बाध्यकारी संधि नहीं है। तो रॉटरडैम और स्टॉकहोम में यही अंतर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा था कि रॉटरडैम कन्वेंशन के बाद बात की जाएगी महत्वपूर्ण कुछ रिपोर्ट और सूचकांक जो अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा जारी किए गए हैं 2022 के, उसकी बात कर लेते हैं। तो आइए पहली जो रिपोर्ट पे हम बात करेंगे वह होगी वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट। तो वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट 2021 पर चर्चा की जाएगी। अब वैश्विक जल संसाधन स्थिति जो रिपोर्ट है उसको जारी किसने किया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट यानी कि स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों यह रिपोर्ट पृथ्वी के जल संसाधनों पर जलवायु, पर्यावरण, सामाजिक परिवर्तनों के प्रभावों का आकलन करती है। यह रिपोर्ट धारा प्रवाह, स्थलीय जल भंडारण और क्रायोस्फीयर की स्थितियों का उल्लेख भी करती है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे
कुछ शब्दावलियों की जो यहाँ पर उपयोग किया गया, जैसे एक स्ट्रीम फ्लो यूज की गई शब्दावली जिसको हिंदी में धारा प्रवाह बोलते हैं। तो धारा प्रवाह क्या होता है देखेंगे। धारा प्रवाह दोस्तों किसी भी समय नदी अपवाह के माध्यम से बहने वाले जल की मात्रा होती है। जो स्ट्रीम फ्लो होता है वह किसी भी समय जो नदी होती है उसके अपवाह के माध्यम से बहने वाला जो जल की मात्रा है उसको हम धारा अपवाह बोलते हैं। दूसरी शब्दावली है स्थलीय जल भंडारण। तो टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज क्या है उसको देखेंगे। दोस्तों टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज जो है यह कैनोपी, हिम, बर्फ, नदियों, झीलों, जलाशयों, आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड्स, मृदा, भूजल, भंडारित महाद्वीपों की जल का एक योग है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना कि स्थलीय जो जल भंडारण है वह क्या है कि जो ग्राउंड वाटर होता है उसकी बात की जा रही है। वह चाहे कैनोपी में हो, हिम में हो यानी कि आइस में हो, बर्फ जो नदियों में हो, झीलों में हो या आर्द्रभूमि में हो उसकी बात की जा रही है। तीसरी शब्दावली है क्रायोस्फीयर। तो क्रायोस्फीयर देखेंगे क्रायोस्फीयर है क्या। दोस्तों क्रायोस्फीयर पृथ्वी पर जमी हुई जलराशि होती है, जैसे हिमपात के रूप में, हिम के रूप में, बर्फ, समुद्री बर्फ, हिमशैल या हिमनद जो होता है उसको हम क्रायोस्फीयर बोलते हैं। अब आइए वैश्विक जल संसाधन स्थिति जो रिपोर्ट है उसके निष्कर्ष की बात करते हैं कि इस रिपोर्ट के आखिर निष्कर्ष क्या निकल कर आते हैं। दोस्तों वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट के निष्कर्षों की बात करें तो पहला निष्कर्ष इसमें है कि हिमनदों के पिघलने में वृद्धि के साथ वार्षिक हिमनद प्रवाह तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि पीक वाटर जैसे जल न्यूनता की स्थिति नहीं आ जाती। इसके बाद प्रवाह कम हो जाता है। 2001 और 18 के बीच घटित प्राकृतिक जो आपदाएं हैं सभी उनमें 74% आपदाएं जल से संबंधित है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, कभी मेंस के अंदर आंसर राइटिंग में काम आ सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि 2001 से 2018 के बीच जो भी प्राकृतिक आपदाएं आई वह सारी आपदाएं 74% जो आपदाएं थी वह जल से ही संबंधित थी। ठीक है, बाढ़ हो, चक्रवात हो, इस तरह की जो सारी आपदाएं हैं वह जल से ही संबंधित हैं। ठीक है, विश्व में 3.6 अरब लोगों को प्रतिवर्ष कम से कम 1 महीने जल की अपर्याप्त उपलब्धता का सामना करना ही पड़ता है, यानी कि 3.6 अरब लोग पर ईयर जल की जो उपलब्धता है वो अपर्याप्त न होने के कारण इससे जूझते हैं। दोस्तों वर्ष 2050 तक 5 अरब लोग इस तरह की स्थिति का सामना कर रहे होंगे, तो 2050 तक यह आंकड़ा और भी भयावह हो जाता है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली रिपोर्ट है विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 यानी कि वर्ल्ड वाटर डिपार्टमेंट रिपोर्ट 2022। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है क्योंकि इसको एक ऐसा संगठन जारी करता है जो सुवेद लोगों के लिए काम करता है और इस संगठन का नाम है दोस्तों यूनेस्को। तो दोस्तों विश्व जल विकास रिपोर्ट जो है वह आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा सेनेगल की राजधानी डकार के 9वें वर्ल्ड वाटर फोरम में लॉन्च किया गया है। जो यूनेस्को के महानिदेशक हैं उन्होंने सेनेगल की राजधानी में जो डकार के अंदर एक फोरम हुआ, 9वां फोरम था वर्ल्ड वाटर फोरम, उसमें इस रिपोर्ट को लॉन्च किया। इस रिपोर्ट के अंदर नदियों, झीलों, जलभृतों और मानव निर्मित जलाशयों से ताजे जल की निकासी में हुई अत्यधिक वृद्धि के संबंध में वैश्विक चिंता को प्रकट किया गया है और साथ ही इसके कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जल की कमी महसूस की जा रही है। यह इस रिपोर्ट के अंदर मुख्य रूप से कहा गया है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रिपोर्ट सबसे पहले सबसे बड़ी बात जहां जारी की गई उस देश का नाम सेनेगल और सेनेगल की राजधानी डकार भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के राजधानी वाले क्वेश्चंस भी आपसे यूपी पीसीएस के अंदर या जो स्टेट पीसीएस होते हैं उस तरह के इस एग्जाम्स के अंदर इस नेचर के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, आइए चलिए अब एक और रिपोर्ट पर बात करते हैं। दोस्तों यह रिपोर्ट ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट है टू लैंड रेस्टोरेशन फॉर रिकवरी एंड रेजिलियंस। तो इस रिपोर्ट को याद रखना आप, ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के जारीकर्ता संगठन का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है UNCCD। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट ऑन डेजर्टिफिकेशन। तो ये संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय जो है UNCCD वह ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट जारी किया है। अब इस रिपोर्ट के निष्कर्षों पर बात करें तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि मनुष्य ने पृथ्वी के 70% से अधिक भूक्षेत्र को इतनी प्राकृतिक अवस्था में बदल दिया
और पर्यावरण का क्षरण किया। तो इस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि मेंस के अंदर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आप लिख देंगे तो आपके नंबर जरूर बढ़ेंगे, कि इस रिपोर्ट में पहली महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्यों ने पृथ्वी के 70% से अधिक भूक्षेत्र को इसकी प्राकृतिक अवस्था को बदल दिया, यानी कि लैंडफॉर्म्स बदले जा चुके हैं। मानवीय एक्टिविटीज जो हो रही हैं उसमें जो पृथ्वी का प्राकृतिक स्वरूप था वह 70% बदल चुका है मानवीय गतिविधियों के कारण, और साथ ही पर्यावरण क्षति भी बहुत तेजी से हुई है। दूसरी बात इसमें कही गई है कि भूमि के निम्नीकरण के लिए आधुनिक कृषि पद्धति मुख्य रूप से जिम्मेवार है। जो तकनीक है एग्रीकल्चर की, वह मुख्य रूप से जिम्मेदार है मृदा के भूमि के निम्नीकरण के लिए। तीसरी बात इसमें कही गई है कि पृथ्वी के 40% भूमि का निम्नीकरण हो गया है, और यह सीधे तौर पर आधी आबादी को प्रभावित कर रही है, यानी कि दुनिया की 50% आबादी जो पृथ्वी की भूमि का निम्नीकरण हुआ है उससे सीधे तौर पर प्रभावित है। साथ ही इससे विश्व की 50% जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जो है वह भी प्रभावित हो रहा है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट, तीनों जो रिपोर्टें डिस्कस की गई, रॉटरडैम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है सभी एग्जाम्स का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और अब दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।